फिल्म की शुरुआत नीदरलैंड्स के एक शांत दूरस्थ गांव में होती है, जहां एक मध्यम आयु का व्यक्ति वार्रे अपनी पत्नी टाइन के साथ एकांत में एक खेत में शांति से रहता है। वार्रे, जो एक सौम्य और प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, अपना अधिकांश समय पक्षियों का अवलोकन करने में व्यतीत करता है। अपने भरोसेमंद दूरबीन और पुराने पक्षी गाइड के साथ वह अक्सर पास के जंगल में जाता है, जहां वह पक्षियों के गीतों और पत्तों की हल्की सरसराहट में सुकून पाता है। एक ठंडी सुबह जब वह अपनी नियमित सैर पर होता है तो उसे एक अनजान चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। उत्सुक होकर वह इस आवाज का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर गहराई तक चला जाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह एक छोटे से प्राणी को एक पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। यह प्राणी वैसा नहीं था जैसा वार्रे ने पहले कभी देखा हो। वह उसके हाथ की हथेली में समा सकती थी। उसकी नाजुक विशेषताएं एक मानव लड़की की तरह थीं, लेकिन उसके हाथों की जगह पंख थे। उसके पंख बिखरी धूप में चमक रहे थे और वह बड़ी जिज्ञासु आंखों से वार्रे की ओर देख रही थी। वार्रे आसमान में उस प्राणी के माता पिता की खोज करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह उलझन में और मोहित होकर उसे धीरे से उठाता है और उसे घर ले जाने का फैसला करता है ताकि वह इसे टाइन को दिखा सके। जब टाइन उस छोटे पंख वाली लड़की को देखती है तो वह पहले तो हैरान रह जाती है। हालांकि वार्रे को विश्वास है कि यह प्राणी कोई बेहद दुर्लभ प्रजाति है जो किसी तरह से दुनिया की नजरों से बची रह गई है। यह जोड़ा, जो निःसंतान और साथी की तलाश में है, जल्द ही उस छोटी लड़की से गहराई से जुड़ जाता है। वार्रे उसे बर्डी नाम देने का सुझाव देता है, लेकिन टाइन, जो अधिक व्यावहारिक है, उसे वीगलचे नाम देती है, जिसका अर्थ डच में छोटा पक्षी होता है। वे उसके लिए अपने खाने की मेज पर एक टोकरी में एक आरामदायक घोंसला बनाते हैं, जिसमें वे उसे गर्म रखने के लिए नरम कपड़े रखते हैं। टाइन, जो हमेशा देखभाल करने वाली रही है, अपने हाथ की उंगली को पानी में डुबोकर उस छोटी लड़की को खिलाने की कोशिश करती है, जो उत्सुकता से पानी पीती है। जैसे ही रात होती है, यह जोड़ा वीगलचे के सोने का इंतजार करता है। उसकी छोटी छाती प्रत्येक सांस के साथ ऊपर नीचे होती है। लंबे समय के बाद उनका घर परिवार की गर्मजोशी से जीवंत हो उठता है। अगले दिन टाइन शहर जाती है और वीगलचे के लिए एक बारबी डॉल खरीदती है। उम्मीद करती है कि यह खिलौना उसे एक सामान्य बच्चे की तरह महसूस कराने में मदद करेगा। वह एक छोटी सी बेबी बोतल भी खरीदती है ताकि वह अपनी नई बेटी को खिला सके। इस बीच वार्रे एक छोटे से घुमक्कड़ का निर्माण करता है ताकि वे विगेल्टिए को बाहर ले जा सकें बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए। हालांकि घुमक्कड़ विगेल्टिए के पंखों को छिपाने के लिए बहुत छोटा होता है, इसलिए टाइन वार्रे का एक मोजा लेती है और उसके पंखों को छिपाने के लिए एक छोटा सा पोंचो सिल देती है। वीगलचे को ढककर यह जोड़ा गर्व से उसे शहर में घुमाने ले जाता है। जैसे ही वे चलते हैं, वीगलचे चहचहाने की आवाजें निकालती है, जिसे टाइन बोलने का प्रयास समझती है। हालांकि वार्रे को लगता है कि ये सिर्फ पक्षियों की आवाजें हैं। आखिरकार वीगलचे अधिक पक्षी जैसी दिखती है बजाय एक मानव के। जब उत्सुक नगरवासी उस छोटी लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं तो वार्रे और टाइन बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में उसे गोद लिया है। यह जोड़ा अपने उत्तर संक्षिप्त रखता है और जल्द ही वे खेत की ओर लौट जाते हैं। समय बीतता है और वीगलटिए बढ़ती है। अब वह खाने की मेज पर टोकरी में आराम से नहीं सो सकती और उसके पक्षी जैसे स्वभाव अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। टाइन नोटिस करती है कि वीगलचे अक्सर अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि उड़ने की तैयारी कर रही हो। यह टाइन को चिंतित करता है, जो वीगलचे को एक मानव बच्चे के रूप में पालने का सपना देखती है। वीगलचे के भिन्न स्वभाव के बावजूद टाइन दृढ़ संकल्पित रहती है कि वह अपनी बेटी को मानव तरीकों से जीना सिखाएगी। वह वीगलचे को बोलना, कटलरी का उपयोग करके खाना और यहाँ तक कि एक उचित बच्चे की तरह मेज पर बैठने की शिक्षा देती है। लेकिन वीगलचे इन अवधारणाओं को समझने में असफल रहती है और अपने पक्षी जैसे व्यवहार को जारी रखती है। एक दिन टाइन वीगलचे को निनी कहते हुए सुनती है, जिसे वह मामा कहने का प्रयास समझती है। प्रोत्साहित होकर टाइन वीगलचे को वर्णमाला सिखाने लगती है। उम्मीद करती है कि इससे उसकी बेटी को अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिलेगी। हालांकि वीगलचे अक्षरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती और वह अब भी जमीन पर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है। वीगलचे के पक्षी जैसे स्वभाव को स्वीकारते हुए टाइन उसे एक प्लेट में कीड़े परोसती है। उसे प्रोत्साहित करती है कि वह पक्षी की तरह अपने पैरों से खाना खाए। जब वीगलचे ऐसा नहीं करती है तो टाइन निराश हो जाती है, यह समझते हुए कि वह अपनी बेटी को वह बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो वह नहीं है। वीगलचे को उदाहरण के साथ सिखाने के प्रयास में टाइन उसे एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाती है। उम्मीद करती है कि अन्य लोगों के संपर्क में आने से वीगलचे अधिक मानव व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित होगी। लेकिन वीगलचे रेस्तरां में पालतू पक्षियों से मोहित हो जाती है और उनके जैसे अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। चिंतित होकर
टाइन जल्दी से वीगलचे को बाथरूम के एक स्टॉल में ले जाती है, जहां वह अपनी बेटी को अपने पंख स्वतंत्र रूप से फड़फड़ाने की अनुमति देती है। समय बीतने के साथ टाइन को यह चिंता सताने लगती है कि वीगलचे कभी भी पूरी तरह से मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगी। उसकी आशंकाएं तब सच साबित होती हैं जब एक दिन वीगलचे अपने मानव वातावरण की बंदिशों से तंग आकर बाथरूम की खिड़की से भाग जाती है और उड़ जाती है। टाइन घबराकर घर लौटती है और वार्रे को वीगलचे के गायब होने की बात बताती है। यह जोड़ा तुरंत अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में निकल पड़ता है, गांव और आसपास के क्षेत्र की खोज करते हुए उसे खोजने की उम्मीद में। इस बीच वीगलचे अपनी नई आजादी का आनंद लेती है, पक्षियों के एक झुंड के साथ आसमान में उड़ती है। लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही होती है। हवा के एक तेज झोंके में फंसकर वह अपना संतुलन खो देती है और एक छोटे से घर की छत पर बने एक खिड़की से अंदर गिर जाती है। वह घर एक अकेली छोटी लड़की लॉटजे का है, जो वीगलचे के पंखों से तुरंत आकर्षित हो जाती है। दोनों लड़कियां जल्दी से दोस्त बन जाती हैं। लॉटजे वीगलचे को उस साथी के रूप में देखती है जिसकी वह हमेशा से चाहती थी। जब वार्रे और टाइन वीगलचे की तलाश में होते हैं तो वे लॉटजे के पास पहुंचते हैं और उसके घर में शरण लेने वाली पक्षी लड़की के बारे में जान जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, वीगलचे फिर से उड़ जाती है, जिससे लॉटजे का दिल टूट जाता है। हार मानने के बजाय लॉटजे इस जोड़े के साथ उनकी खोज में शामिल हो जाती है, वीगलचे को फिर से ढूंढने का संकल्प लेकर। समूह वीगलचे के रास्ते का पीछा करता है, जो उन्हें एक निकटवर्ती चर्च तक ले जाता है, जहां वह छत पर बैठी होती है। नगरवासी पंखों वाली लड़की को देखकर चौंक जाते हैं और वे उसे नीचे लाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाते हैं। हालांकि फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले ही वीगलचे भाग जाती है, दक्षिण की ओर उड़ते हुए। वीगलचे की खोज एक मीडिया सनसनी बन जाती है और वार्रे और टाइन जल्द ही इस कहानी के केंद्र में होते हैं। खोज जारी रहती है और वीगलचे खुद को लगातार खतरनाक परिस्थितियों में पाती है। उसे लगभग शिकारी पकड़ लेते हैं, एक कुएं से बचाया जाता है और एक लड़का उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा लेता है। हर बार वीगलचे किसी न किसी तरह से बच निकलती है, अपने स्वतंत्रता की एक सहज जरूरत से प्रेरित होकर। हालांकि हर उड़ान के साथ वह कमजोर होती जाती है, उसके पंख उतनी दूरी तक नहीं ले जा पाते जितनी वे पहले कर सकते थे। अंततः वार्रे और टाइन एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां वे वीगलचे को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। उसका छोटा सा शरीर अस्त होते सूरज के खिलाफ छायांकित होता है। वे भारी दिल से समझ जाते हैं कि वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। जब वे घर लौटने की तैयारी करते हैं तो उन्हें किनारे से एक हल्की सी चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। वे तेजी से पानी के किनारे की ओर दौड़ते हैं, जहां वे वीगलचे को लहरों में संघर्ष करते हुए पाते हैं, थकी हुई और सतह पर बने रहने में असमर्थ। यह जोड़ा समुद्र में घुसकर अपनी बेटी को पानी से बाहर निकालता है और उसे अपनी गोद में समेट लेता है। खेत पर लौटने के बाद वार्रे और टाइन अपनी बेटी के वापस आने से बेहद खुश होते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वे उसे फिर से उड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो वे एक दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। वीगलचे का जीवन मानव उम्मीदों की बंदिशों में बिताने के लिए नहीं बना है, वह आकाश से संबंधित है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वार्रे और टाइन वीगलचे को उस घास के मैदान में ले जाते हैं जहां वार्रे ने उसे पहली बार पाया था। वे उसे एक आखिरी चुंबन देते हैं, प्यार और विदाई के शब्दों में फुसफुसाते हैं। फिर भारी दिल के साथ वे उसे जाने देते हैं। वीगलचे आकाश में उड़ जाती है, उसके पंख हवा को पकड़ते हैं और वह क्षितिज में गायब हो जाती है। जैसे ही वह जोड़ा उसे उड़ते हुए देखता है, वे जानते हैं कि उन्होंने सही किया है, भले ही इसका मतलब उसकी अनुपस्थिति के दर्द के साथ जीना हो।